स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CGPSC इन में। दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। त्योहारों का सीजन है, त्योहार मनाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी गति दें, क्योंकि आने वाले पोस्ट में आप एक न एक जगह आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप उस पद पर जरूर सेलेक्ट हो तो आपका जो ये मेहनत है वो बिल्कुल सफल हो जाएगा मित्रों। और हम जो है वो तैयारी कर रहे थे छत्तीसगढ़ी भाषा या छत्तीसगढ़ी व्याकरण, जो 10 नंबर का भी इम्पोर्टेंट आने वाला है उसमें। और उसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, विराम चिन्ह, इस पर जो है वो हम लोग आज चर्चा करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने वीडियो अगर पूरा देखा तो आपको इससे सारे प्रश्न बन जाएंगे। और यदि एक आध प्रश्न ऐसा नहीं बन रहा है या आपके किसी भी बुक में कोई सा भी प्रश्न है तो आप मुझे इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये धमाकेदार सेशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विराम चिन्ह क्या क्या है और कैसे कैसे हम लोग इसको करेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो है वो है निम्न में से उप विराम चिन्ह कौन सा है। विराम चिन्ह आपको दे दिया जाएगा। अच्छा, ये विराम चिन्ह होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लें। जब हम भाषिक अभिव्यक्ति, जब भाषा के माध्यम से हम अपने मन के किसी उद्देश्य या कोई भी चीज जो व्यवहार है अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है, जो भी बातें हैं मन में, जो भी भाव है उसको जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो उस अभिव्यक्त करने के लिए बीच में हमको कुछ देर क्या करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। ठीक है, अगर उसको स्पष्ट रूप से हमको बताना है तो हमको कुछ देर क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ता है। तो बोलते समय तो हम रुक लेंगे, ठीक है, लेकिन उसको लिखते समय कैसे करेंगे, तो लिखते समय वो चीजें दिक्कत ना हो, इसलिए दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, विराम चिन्हों का प्रयोग, उसके स्थान पर कुछ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द, एक वाक्य से मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। देखिए, यहां पर एक वाक्य लिख रहा हूं मैं, ठीक है, रुको रुको मत जाओ। ठीक है, अब यहां पर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। रुको मत जाओ, मैंने लिख दिया रुको मत जाओ। इस सेंटेंस को आप पढ़िए तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे मैं यहां पर अल्प विराम लगा दूं तो अब कैसे पढ़ेंगे, रुको, अब थोड़ा देर रुकेंगे, आप ठहरेंगे, रुको मत जाओ। ठीक है, आप यहां पर रुकिए, अब मत जाइए। अब मैं इसी को यहां से हटा देता हूं और यहां लगा देता हूं। अब इसका अर्थ क्या हो गया, रुको मत जाओ। देखिए, ये छोटा सा हम अल्प विराम लगाते हैं तो पूरे वाक्य का जो अर्थ है वो बदल जाता है। ठीक है, एक में तो पूरा हम रुको बोल रहे हैं और दूसरे में बोल रहे हैं रुको मत जाओ। अल्प विराम छोटा सा चिन्ह लगने से ये पूरे के पूरे वाक्य का अर्थ जो है वो क्या हो गया, बदल गया। तो इन्हीं विराम चिन्हों का प्रयोग अब जो है वो किया जाने लगा है। प्राचीन समय में ये सारे नहीं थे। प्राचीन काल में देखेंगे तो हम जो है वो पूर्ण विराम का जो है वो मिलता था, बाकी सारी चीजें नहीं मिलती थी। लेकिन आजकल ये प्रचलन में है और इससे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, अब स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है। निम्न में से उप विराम चिन्ह है। अब इसमें से उप विराम चिन्ह आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, अब उप विराम चिन्ह, अब इन चिन्हों को अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा। देखिए, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये ऐसे बनता है और नीचे एक अल्प विराम टाइप का लगता है, इसे कहते हैं अर्ध विराम। खैर, इससे संबंधित क्वेश्चन भी है लेकिन मैं यहीं पर आपको पूरा डाउट क्लियर कर देता हूं। अर्ध विराम, इसको क्या कहा जाता है, अर्ध विराम। और हमारे से पूछा गया है दोस्तों उप विराम, तो ये जो आप देख रहे हैं इसी को ही कहते हैं उप विराम। क्या कहते हैं इसको, उप विराम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आया समझ में। और ये जो है, ये छोटा सा जो हम ऐसे लगाते हैं इसको कहा जाता है योजक चिन्ह। क्या कहते हैं इसको, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और ये एक और है, इसको मैं आगे बताऊंगा। देखिए, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में मिलेगा इसलिए मैं बता रहा हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उप विराम चिन्ह कौन सा है, आंसर है हमारा बी। क्लियर है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में मिलेगा और आप जो है वो कमेंट करते रहेंगे, आपको मैं बता देता हूं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस वाक्य में विराम चिन्ह का असंगत प्रयोग हुआ है। तो ये वाक्य दिया जाता है, उसमें आपको विराम चिन्ह संबंधित चीजें दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि किस में जो है असंगत प्रयोग हुआ है। अब देखिए, विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है,
एक वाक्य है, पिता पुत्र में झगड़ा हो गया है, बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए। और डी है, उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है या नहीं। अब इसमें कई सारे विराम चिन्ह, जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है योजक चिन्ह, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर पूर्ण विराम, यहाँ पर भी योजक चिन्ह और ये पूर्ण विराम, यहाँ पर भी योजक चिन्ह और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कहाँ पर सही नहीं है, अगर आप सही वाक्य को समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल सही जगह में हुआ है। विराम चिन्ह दो एक अर्थक सहचर शब्द हैं, ठीक है, ये सहचर एक साथ चलने वाले विराम चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है। यहाँ पर यदि बात करें प्रश्नवाचक चिन्ह तो ये गलत प्रयोग हुआ है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ सिंपल कहा जा रहा है, विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। एक अभिव्यक्ति एक भाव जो है यहाँ पर एक वाक्य में समाप्त हो गया है, तो एक अभिव्यक्ति जब पूर्ण हो जाती है, वाक्य पूरी समाप्त हो जाती है, तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पिता पुत्र में झगड़ा हो गया, द्वंद्व समास के जितने भी उदाहरण रहेंगे दोस्तों वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग। अब पिता पुत्र द्वंद्व समास के उदाहरण है, पिता पुत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच योजक चिन्ह लगेगा और यहाँ पर बिल्कुल पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। घर घर संज्ञा की द्विरुक्ति होने पर, ठीक है, अव्यय की द्विरुक्ति होने पर, अव्यय शब्द यदि जो दो बार आता है तो वहां पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे घर घर, नगर नगर, द्वार द्वार, हाथ पैर, इस प्रकार से जो शब्द हैं सहचर शब्द, हाथ पैर, आंख कान, नाक कान, तो वहां पर भी जो है वो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग भी सही हुआ है। और उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है या नहीं ये पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह और कपड़ा लत्ता द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर ये तीनों बिल्कुल सही हैं। असंगत प्रयोग एक में है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विराम चिन्ह का प्रयोग दो से अधिक समान स्तरीय पद या पदबंधों या उपवाक्यों में पृथकता दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो दो पदों पदबंधों उपवाक्यों में पृथकता दर्शाने के लिए किसका, अल्प विराम का, प्रश्न सूचक का, अवतरण सूचक का या उपविराम का, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न सूचक तो जानते हो आप लोग, प्रश्न सूचक तो हो नहीं सकता। अवतरण उद्धरण चिन्ह क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा, ये भी नहीं होगा, उपविराम भी नहीं होगा, तो अल्प विराम। अब दो पदों पदबंधों से तात्पर्य है दोस्तों, जैसे दो पद हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया राम, ठीक है, श्याम और मोहन खेल रहे हैं। अब यहां पर देखिए, अब आपको थोड़ा सा पद समझना पड़ेगा, मैं यहां पर बता देता हूं, बहुत ही इजी है दोस्तों और इसी से ही क्वेश्चन बनता है। ये राम मैंने लिखा, ये अकेले राम अगर पूछा जाए ये है क्या, तो ये शब्द है। क्या है, ये शब्द है मित्रों, ठीक है। लेकिन वहीं पर आपको ये पूछा जाए, ये दे दिया जाए और पूछा जाए कि राम श्याम और मोहन खेल रहे हैं, तो यहाँ पर राम क्या है, तो अब ये राम शब्द नहीं है, अब ये राम पद है। पद क्यों है, जब हम किसी शब्द को व्याकरणिक दृष्टि से प्रयोग कर देते हैं किसी वाक्य में, तो वो शब्द नहीं रह जाता, पद बन जाता है, ठीक है। जब किसी शब्द को हम व्याकरणिक दृष्टि से हम किसी वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वह शब्द नहीं रह जाता, क्या बन जाता है, पद बन जाता है। इसकी और भी व्याख्याएं हैं दोस्तों, मैं देखिए एक टॉपिक पर अगर मैं चर्चा करने बैठ जाऊं तो आधा एक घंटा ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन आपका परीक्षा है, मैं परीक्षा की दृष्टि से आपको वहीं तक सीमित रखने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर देखिए अल्प विराम, दो पदों पदबंधों उपवाक्य भी है, जैसे जल जीवन है, हवा हमारा प्राण है, ठीक है, और अन्न हमारी ताकत है। तो इस प्रकार से जो शब्द दो उपवाक्य होंगे, दो उपबंध होंगे, बंध होंगे, तो वहां पर जो है दोस्तों अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रश्न सूचक का प्रश्न वाले वाक्यों में, अवतरण सूचक का आगे देखेंगे, उपविराम का आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से विवरण चिन्ह है,
देखिए अभी अवतरण चिन्ह देख रहे थे ना, यही ये है दोस्तों अवतरण चिन्ह। क्या है ये? अवतरण चिन्ह। ठीक है, अब इसको तो आप जानते ही हैं, ये क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, विस्मयादि। ये मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, पूरा का पूरा खोल दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह। ठीक है, ये है जो, ये है विवरण चिन्ह। क्या है ये? विवरण चिन्ह। अब ये विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो हम जब किसी बात को विस्तार पूर्वक लिखना चाहते हैं, ठीक है, किसी बात का विस्तार देना चाहते हैं, ठीक, तो वहां पर जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी चीज को विस्तार पूर्वक कहना चाहते हैं, जैसे मैं बात करूं, एक आपको सेंटेंस लिख के बता दूं, जैसे मैं लिखना चाह रहा हूं, जैसे किसी चीज के बारे में मैं विस्तार से लिखना चाह रहा हूं, है ना, जैसे मैं पद के बारे में बताना चाह रहा हूं। अभी मैंने बात किया पद, अब मैं पद के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक लिखना है, तो पद के बाद मैं क्या लगाऊंगा? विवरण चिन्ह लगाऊंगा, इसका विस्तार दूंगा। अब पद के बारे में लिखूंगा कि जब शब्दों का प्रयोग व्याकरण सम्मत वाक्यों में कर दिया जाता है, तो उसे पद कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, मैंने पद का क्या कर दिया? यहां पर विस्तार। अब मुझे किसी चीज के विस्तार पूर्वक बताना है, ठीक है, तो वहां पर जो है वो विवरण चिन्ह का प्रयोग मैं करूंगा। ठीक है, और यहां पर पूछा विवरण चिन्ह कौन है, तो आपको तो सबसे पहले जानना है, ये होता है 2 डैश होगा और उसके सामने एक 2 कॉलन होगा और 1 डैश, ये होता है विवरण चिन्ह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5, अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? अल्प विराम उपवाक्यों को अलग करने के लिए, बिल्कुल अभी हम लोगों ने देखा है, उपवाक्यों को अलग करने के लिए, किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों। भावातिरेक में शब्दों पर बल देने के लिए, बिल्कुल भावातिरेक में। अभिवादन, समापन, पता, दिनांक आदि में सम्मान सूचक अभिवादन में बिल्कुल अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा 2 उपवाक्यों में, है ना, अलग करने के लिए। भावातिरेक में मतलब दोस्तों, जैसे कुछ चीज को बताना है हमको, जैसे एक आश्चर्यजनक चीज देख लिए, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं, जैसे देखो 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 वो क्या है, वो क्या खड़ा है। अब यहां पर इन शब्दों पर, भावातिरेक में इन शब्दों पर बल देंगे, है ना, सिंपल थोड़ी देखो वो क्या खड़ा है, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना भाई। देखो देखो वो क्या खड़ा है, देखो देखो वो क्या जा रहा है, तो देखो देखो में हम बल दे रहे हैं। तो जहां पर भावातिरेक में शब्दों पर बल दिया जाता है, वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अभिवादन में, ठीक है, श्रीमान, श्रीमती, अभिवादन में, समापन में, पता लिखते समय, दिनांक लिखते समय, सम्मान सूचक अभिवादन में, सभी जगह जो है दोस्तों क्या प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं। चलिए आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप उत्तर देने का प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं है कि सर बता रहे हैं तो चुपचाप बैठे रहेंगे, आप भी अपना दिमाग लगाते रहें और उत्तर को बताते रहें। ठीक, किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग असंगत है? किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग असंगत है? अब देखिए, ए, जो पत्र आज आया है, अल्प विराम कहाँ है? जो पत्र आज आया है कहाँ है? सी, जो पत्र आज आया है कहाँ है? डी, किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए। तो यहां पर देखिए कहां पर हुआ, यहां पर पूर्ण विराम है। ठीक है, बिल्कुल। यहां पर देखिए
जो पत्र आज आया है कहाँ है, कहाँ है, तो ये तो प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहाँ जब प्रश्नवाचक शब्द है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए जो इसमें है। तो संगत प्रयोग का बात करें, जो पत्र आज आया है, जो पत्र आज आया है कहाँ है, ये वाला जो आंसर है प्रयोग संगत है। बिल्कुल इसका आंसर यही होगा दोस्तों। किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए ये पूर्ण विराम नहीं है, क्योंकि ये शब्द, ये वाक्य ही अधूरा है। ठीक है, अब इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, या तो इसमें डैश लगाना पड़ता तब जाके ये स्पष्ट हो पाता। ये गलत होगा, ये आंसर गलत होगा, पूर्ण विराम नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ हमारा जो आंसर है वो बी है। ठीक है, तो बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से लाघव चिन्ह है। ठीक है, लाघव चिन्ह, अब ये बहुत सारा चिन्ह देख रहे हैं, ये वाला जो चिन्ह है ये लोप निर्देशक चिन्ह, इसको क्या कहते हैं, लोप निर्देशक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है मैं बताऊंगा। ये अभी मैंने बताया विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये मैंने बताया अभी अर्धविराम, क्या कहते हैं इसको, अर्धविराम कहा जाता है। ठीक, अब उसी प्रकार से देखेंगे तो ये बच गया, और यही जो है वो क्या है, लाघव चिन्ह। लाघव लघु करना। ठीक है, लाघव चिन्ह मतलब लघु करना, और लघु मतलब छोटा। तो हम लोग जानते हैं लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे डॉक्टर, तो पूरा न लिखकर हम इसको क्या लिख देते हैं, शॉर्टकट में लिख देते हैं। ठीक है, डॉक्टर। ठीक, ध्यान रखेंगे। जैसे पंडित, ऐसे लिखते हैं ना, पंडित, पूरा न लिख के पंडित। ठीक है, जैसे आप लिखते हो पंडित रवि शंकर शुक्ल RSU PTRSU शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, है ना, विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर इस प्रकार से जब हम लिखते हैं, तो जब शब्दों को हमको छोटा करना होता है, ठीक है, जब शब्दों को छोटा करना होता है तो हम जो है वो लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक बिंदी या एक छोटा सा ऐसा गोला होता है। ठीक, तो यहाँ पर पूछा लाघव चिन्ह कौन सा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसमें थोड़ा सा आप सुधार लेंगे। तो हर्ष शोक घृणा आदि को व्यक्त करने के लिए कौन से चिन्ह का, विवरण चिन्ह का, अर्धविराम का, अल्प विराम का, नहीं, इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और विस्मयादि बोधक एक डंडा और नीचे आप बिंदी, ये क्या है, विस्मयादि बोधक है। ठीक है, विस्मय आश्चर्य। ठीक है, आहा कैसन कुकुर मन दौड़त भागत जावत है ना, वहा दे वह फलाना छानील गिर गए। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ी में है, ये आप छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों में ही आप पढ़ेंगे। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कतका सुंदर तुरी है, तुरा है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य के मध्य में अब तब वह यह की सो और या तथा आदि संबंध सूचक योजक चिन्हों के लोप या अभाव में लुप्त अव्यय से पूर्व किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहले तो प्रश्न कोई समझने में टाइम लगेगा, मतलब सीधा सीधा ये जो चीजें दिख रही है तथा आदि, ये संबंध सूचक शब्द हैं, ये अगर वहां पर नहीं प्रयोग किए जा रहे हैं तब उनके स्थान पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, उप विराम चिन्ह का क्या इसका प्रयोग किया जाएगा, गलत है। अर्ध विराम चिन्ह का क्या इसका प्रयोग किया जाएगा, गलत है। अल्प विराम चिन्ह, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, नहीं, लाघव चिन्ह तो शब्द को छोटा करने के लिए किया जाता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, अल्प विराम होगा। क्लियर है, तो अब तब वह यह की सो और या तथा आदि जैसे संबंध सूचक योजक शब्द नहीं है तो उनके स्थान पर आप क्या प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं यहाँ एक उदाहरण से आपको समझा दूं, जैसे राम आया तब मोहन सो रहा था, सो रहा था, एक वाक्य मैंने लिखा। अब इस तब को मैं हटा देता हूं, ठीक है,
अब इसी को ही लिख देता हूं मैं, अब इसी को ही क्या लिख दूं, राम आया मोहन सो रहा था। अब ये देखिए, अब इस वाक्य को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको कोई समझ में नहीं, राम आया मोहन सो रहा था, ठीक है। बोलने के समय हम तो बोलने के समय रुक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकने के लिए हमको बताना पड़ेगा कहाँ पर रुकना है, ये बताना पड़ेगा, और यही विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर तब लिखा है तो स्पष्ट है, लेकिन इस तब को हटा दिए, संबंध सूचक जो अव्यय है, ठीक है। तो यहाँ राम आया अल्प विराम, यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर अल्प विराम लगाना है, राम आया मोहन सो रहा था, ठीक है। तो यहाँ जैसे अब तब सो और या ये सब चीजें जब हटाएंगे तो उसके हिसाब पर अल्प विराम लगाएंगे ताकि हम बोलते समय रुके, राम आया मोहन सो रहा था, ठीक है। या तो तब अब सो जो और या ये सब चीजें लगेंगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके आंसर अल्प विराम है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस वाक्य में उप विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब उप विराम चिन्ह यदि आप जानते हैं तो आप सीधा देख लेंगे, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, इसमें भी दिख रहा है, देखिए अवतरण चिन्ह है, इसमें भी अवतरण चिन्ह है, यहाँ पर दिख रहा है उप विराम चिन्ह। तो सीधा सीधा आप आंसर मारेंगे कौन सा, नंबर सी हमारा आंसर होगा, इसमें भी नहीं है, ठीक है। अब ये उप विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है मित्रों, तो यहाँ पर जब हम कोई बात लिखते हैं और उसके संबंध में कुछ और चीजें हमको लिखनी होती हैं, ठीक है। उसको एक प्रकार से देखिए, आपको ये छोटी छोटी बारीक चीजें हैं उसको आपको समझनी पड़ेंगी क्या होता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, जैसे वेद 4 हैं, ठीक है, वेद 4 हैं, तो यहाँ पर मुझे बताना है कौन कौन सा है। तो यहाँ पर मैं उप विराम का प्रयोग करूंगा, ठीक है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। जैसे मुझे लिखना है, जैसे सर्वनाम की संख्या 6 है तो मैं उप विराम का प्रयोग करूंगा, फिर लिखूंगा 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से जब हमको उसके बारे में पूर्ण रूप से बताना है कोई चीज लिखने के बाद उस क्या क्या है, तो उसके लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और भी जगह होगी, मैं आगे आपको बताते जाऊंगा जैसे जैसे प्रश्न आएगा। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिए 11वां नंबर, उपवाक्यों को अलग करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा उपवाक्य, वाक्य, पद, पदबंध को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं मित्रों, ठीक है। 2 बार 3 बार 4 बार देख लिए तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए 13, निम्नलिखित में से लोप निर्देशक चिन्ह है। अब भी मैंने बताया था ये है लोप निर्देशक चिन्ह, ठीक है। ऑप्शन ए, ये तो है आपका पुनरुक्ति चिन्ह, ठीक है, ये है आपका योजक चिन्ह और ये है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो यहाँ पर लोप निर्देशक चिन्ह कौन सा है, ये है दोस्तों, ठीक है। जब हम कोई बात लिखते रहते हैं वाक्य में और कुछ चीजों को हमको नहीं लिखना रहता, छोड़ना रहता है, ठीक है, तो वो उसके लिए हम लोप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं वहां आता परंतु, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ये हम लोग 10-15 ठो लिख देंगे, ठीक है। परंतु हो सकता है तबीयत खराब हो, गाड़ी खराब हो गई हो, मम्मी मना कर दी हो, नहीं आ पाया हो, है ना। तो यहाँ इसके अर्थ कई सारे, तो आप हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं, है ना। तो यही जब छोड़ते हैं तो ये केवल 3 ही छोड़ा जाता है मित्रों। व्याकरण में कितने 3 बिंदु ही छोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है 10-20 तो हम लोग लगा देते हैं। व्हाट्सएप में लिखना धक ठक 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 मारे पूरा लगा दिए, लेकिन ये 3 ही रहता है लोप निर्देशक चिन्ह यहाँ पर। परंतु कुछ कारण रहा होगा वो सामने वाला समझ जाता है। आया समझ में, तो इसे कहते हैं लोप निर्देशक चिन्ह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी को संबोधित करते समय संबोधित पद के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें सिर्फ घुमाया गया है, यहाँ पर चिन्ह दे दिया गया है। उप विराम का तो करेंगे नहीं, योजक चिन्ह का करेंगे नहीं, विस्मयादि बोधक का भी नहीं करेंगे। जब आश्चर्य होगा तब विस्मयादि बोधक का किया जाएगा। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, अल्प विराम का प्रयोग है दोस्तों, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मित्रों मुझे अपार खुशी है कि आप लोग यहाँ पर आए, ठीक है। तो यहाँ पर साधारण संबोधन में
किसका प्रयोग किया जाएगा? अल्प विराम का। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 14 नंबर के बाद 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस एक स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कहां कहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है मैंने बताया है। किसी पद के संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो, नहीं किया जाता। द्वंद्व समास युक्त पदों के मध्य में बिल्कुल किया जाता है, इसको तो मैंने बताया है। राम राम, राम रहीम, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, सुख दुख, लाभ हानि, ठीक है, बहुत सारे शब्द इसमें बनेंगे। संजय की 2 बार पुनरुक्ति, 2 बार आवृत्ति के साथ बिल्कुल घर घर, द्वार द्वार, नगर नगर, ये बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। एक आर्थी सहचर शब्द दिन रात, ठीक है, ये द्वंद्व समास में ही प्रयुक्त होता है। जैसे विराम चिन्ह, ठीक है, आना जाना, इस प्रकार से जो सहचर शब्द हैं उनको साथ भी जो है वो प्रयोग होता है। लेकिन किसी पद के संबंध में यदि विस्तार से लिखना है, विस्तार से कुछ कहना है, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों। किसका? विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है, ना कि विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है, ना कि योजक चिन्ह का। तो ये हमारा आंसर यही होगा, नहीं किया जाता है पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का चयन कीजिए? शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या संक्षिप्त रूप लिखने के लिए विराम चिन्ह का चयन कीजिए, ऐसा होगा दोस्तों। इसको हटा दीजिएगा, किसको हटा देंगे? शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए हम किसका चयन करते हैं? अब यहां पर आपको घुमा दिया जा सकता है दोस्तों, लाघव। शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और वाक्य को संक्षिप्त रूप लिखने के लिए हम लोप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका? लोप निर्देशक चिन्ह। इसको ध्यान रखेंगे। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह हम देखेंगे, अनुवृत्ति चिन्ह भी देखेंगे, और समानता सूचक चिन्ह भी देखेंगे। तो ये अवतरण चिन्ह आप जानते ही हैं, जो हम ऐसे लगाते हैं अवतरण चिन्ह, ये अवतरण चिन्ह है। ठीक है, अनुवृत्ति चिन्ह, अनुवृत्ति या पुनरुक्ति चिन्ह इसे कहा जाता है। समानता सूचक चिन्ह आप जानते ही हैं। आगे मैं एक एक पर चर्चा करने वाला हूं, आप बस धैर्य के साथ सुनते जाइए। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, अगर पीडीएफ का किसी को ध्यान आ रहा होगा, ठीक है, तो आप अगर आप देख रहे हैं वीडियो और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन तो प्रेस कर दीजिए, आपको लगना नहीं है कुछ, ठीक है। अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कर दीजिए, इतना तो कर दे, और कमेंट जरूर करें अगर पसंद आ रहा है तो। दूसरा, अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो भी कमेंट कीजिए। मैं तो बार बार बोला हूं, लेकिन आप लोग सब समझ जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। किसी शब्द के अर्थ स्पष्टीकरण विकल्प को सूचित करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किसी शब्द के अर्थ को स्पष्टीकरण, अर्थ या स्पष्टीकरण देने के लिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पुनरुक्ति चिन्ह, संक्षेपण चिन्ह, या ये लाघव चिन्ह भी कहते हैं, समानता सूचक चिन्ह का नहीं, यहाँ पर किसका चिन्ह प्रयोग किया जाता है? कोष्टक का। आप जानते हैं कोई चीज जो है आप लिखते समय समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो उसके स्थान पर हम कोष्टक में उसका सही रूप लिख देते हैं। ठीक है, कोष्टक में सरल रूप, जैसे सहकारिता में आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, ठीक, जैसे परिसीमित कर दिया गया, परिसीमित कर दिया गया, इस प्रकार के शब्द देखते हैं। तो इसको समझाने के लिए जब कोई लेखक लिखता है तो यहाँ पर इस परिसीमित का अर्थ बता देता है, छोटा, क्या? छोटा, ठीक है। ऐसा इस प्रकार से जो है वो कोष्टक में हम उसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं, या उसका विकल्प क्या है ये भी बताते हैं, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं कोष्ठक। अब कोष्टक कई प्रकार के होते हैं, ये छोटा कोष्टक है, और ये मंझला कोष्टक है, और ये बड़ा कोष्टक है, ठीक है। तो इसका भी प्रयोग विराम चिन्हों के रूप में किया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 विराम चिन्ह हंस पद को अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो लोप विराम चिन्ह नहीं है, पूर्ण विराम नहीं है, अल्प विराम नहीं है, त्रुटि पूरक विराम चिन्ह। ये त्रुटि पूरक विराम चिन्ह या हंस पद चिन्ह इसे कहते हैं दोस्तों। ये है त्रुटि पूरक या हंस पद चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक। तो इसका आंसर जो है और किस नाम से जानते हैं? त्रुटि पूरक विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो
या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको मैंने बार बार अभी बता चुका हूं, न योजक चिन्ह, अनुवृत्ति, लाघव नहीं है, ये विवरण चिन्ह ही होगा। क्या होगा? विवरण चिन्ह ही होगा। ठीक है, तो 19 का जो आंसर है क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20, किसी के द्वारा कहे गए कथन को हूबहू लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसी द्वारा कहे गए कथन को हूबहू यदि आपको लिखना है तो यहां पर दोस्तों अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतरण चिन्ह का। जैसे मैं यहां पर अगर सर्वनाम लिख रहा हूं, पहला लिखा मैंने जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुष अब वाचक, सॉरी ये बोल रहा है कि किसी के द्वारा कहे गए कथन को एज इट इज लिखना है तो यहां पर अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह मतलब ये दोस्तों, ठीक है, जैसे किसी ने कुछ कहा है, जैसे रमेश ने कहा, ठीक है, रमेश ने कहा, सॉरी, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, ठीक है। अब रमेश ने कहा है बहुत देर हो गई और उसकी बात को हम एज इट इज लिखेंगे तो यहां पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, और तरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, रमेश ने जो कहा है वो उसको एज इट इज लिखेंगे तब, ध्यान रखेंगे, हूबहू लिखेंगे तब, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी मित्रों, अवतरण चिन्ह। अब देखिए हमने 20 क्वेश्चन किए, मैंने पूरे एक एक जो हमारे विराम चिन्ह है उनका प्रयोग कहाँ कहाँ और किया जा सकता है, कैसे कैसे होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं एक एक करके, तो देखते जाइए। पूर्ण विराम का प्रयोग दोस्तों, पूर्ण विराम एक भाव अभिव्यक्ति, ठीक है, भाषिक अभिव्यक्ति में जब वाक्य हमारा जो है वो पूर्ण हो जाता है। जैसे हम देखें, जैसे मैं बात करूं, जैसे सदा 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 सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, एक सेंटेंस है और मेरा पूरा अर्थ यहां पर कंप्लीट हो गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा? पूर्ण विराम आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जब हम कुछ कहते हैं तो हमारी एक अभिव्यक्ति, अगर लंबा सेंटेंस लिख रहे हैं, आपकी एक अभिव्यक्ति जब समाप्त हो जाती है तो वहां पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। मेरे शब्दों को ध्यान देंगे, ये शब्द एज इट इज सेंटेंस में पूछे जा सकते हैं। एक भावाभिव्यक्ति के समाप्त होने पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? डायरेक्टली देखिए, क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्वेश्चन से समझ नहीं आएगा, आप एक एक चीज को बहुत ढंग से सुनिए, ठीक है। मैंने कहा जब एक भाव की अभिव्यक्ति जब समाप्त हो जाती है लंबे सेंटेंस में तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। आपके पास क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि जब किसी वाक्य में एक भावाभिव्यक्ति की समाप्ति हो जाती है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? पूर्ण विराम का। एक वाक्य समाप्त होने पर पूर्ण विराम का, ठीक है। या जैसे छंद में, जैसे कविता है या छंद में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर भी दोस्तों पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसके अलावा अप्रत्यक्ष प्रश्नों में भी, अप्रत्यक्ष प्रश्नों के समाप्त होने पर, अप्रत्यक्ष प्रश्न समाप्त होने पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब अप्रत्यक्ष प्रश्न क्या होता है? तो देखिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, क्या पता वह कहाँ गया है। अब आपसे इस सेंटेंस को देकर मित्रों पूछा जाता कि इसके अंत में कौन सा विराम चिन्ह आएगा, तो आप सभी के सभी 100% जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाते। क्यों क्वेश्चन मार्क लगाते? यहां पर क्या भी आ गया, यहां पर कहां भी आ गया, ठीक है। दो जो प्रश्नवाचक शब्द आए हैं तो यहां पर प्रश्नवाचक आप लगाते ही, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा मित्रों पूर्ण विराम, यही कहलाता है अप्रत्यक्ष प्रश्न। देखिए यहां पर आप किसी के घर गए,
ठीक है। अब आप सिचुएशन देखिए, आप अपने दोस्त सुनील को बुलाने गए हैं, उसकी दीदी वहां पर है, तो आपने उससे पूछा दीदी सुनील है, तो उसकी दीदी ने कहा क्या पता वह कहाँ गया है, ठीक है, क्या पता वह कहाँ गया है। तो दीदी क्या तुमसे पूछ रही है, क्या प्रश्न कर रही है क्या कि आप बताओ क्या पता वह कहाँ गया है, तो वो आपसे पूछ रही है? नहीं पूछ रही है, ठीक है, वो एक संभावना व्यक्त कर रही है, मैं नहीं जानती, क्या पता वो कहाँ गया है। तो यहाँ पर ये अप्रत्यक्ष प्रश्न कहलाता है मित्रों, और यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत ढंग से याद रखिएगा, 3-4 पूर्ण विराम का ही प्रयोग नहीं पता रहता हमको, 3-4 जगह मैंने बताया, एक वाक्य पूरा समाप्त हो गया तब, एक अभिव्यक्ति, हम लंबा सेंटेंस कह रहे हैं, भाव की एक अभिव्यक्ति जो पूर्ण समाप्त हो गई तब, या अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में। और इसके अलावा जो है वो जब हम किसी का सजीव वर्णन करते हैं कि वह कितना सुंदर है, उसकी गुलाबी आंखें हैं, उसके बाल कितने लंबे हैं, सजीव वर्णन करते हैं, तो इन वाक्यों के अंत में भी जो है वो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो ये 4-5 चीजें जो मैंने बताई, इसको आप नोट डाउन करके रखिए, ऐसे का ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे अल्प विराम। अल्प विराम के कई सारे प्रयोग हमने देखे हैं, मैं उन पर बात नहीं करूंगा। 2 पदों, ठीक है, पदों के मध्य उनकी विशेषता बताने के लिए, पद बंधों के मध्य विशेषता बताने के लिए, ठीक है, पद बंधों को अलग करने के लिए जी, उपवाक्यों को अलग करने के लिए, तो इसका प्रयोग किया ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था अब तब जब, अब तब जब डैश डैश, ठीक है, और बहुत सारा सो और आदि और की, इस प्रकार के जो शब्द हैं उनको जब हटा दिया जाता है, योजक शब्द जिसको बोलते हैं हम लोग अव्यय, इनको हटा दिया जाता है तो भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा उपवाक्यों को अलग करने की, इसके अलावा संबोधन के लिए, संबोधन जो साधारण संबोधन होता है, ठीक है, जैसे मित्रों, मित्रों आज मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। तो यहां पर मित्रों जो संबोधन हो रहा है, विस्मय है क्या, आश्चर्य है क्या, अचरज है क्या, नहीं, मित्रों आज मैं नहीं आऊंगा, तो यहां पर विस्मयादि बोधक मत लगा दीजिएगा, ठीक है, यहां गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, अल्प विराम आएगा, ठीक है। तो जहां पर दोस्तों किसी को संबोधन करते हैं तो वहां पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। मैं कई सारी कंडीशन बता दे रहा हूं, देखिए, जैसे शब्दों में बल दिया जाता है, भावातिरेक में जब हम बोलते रहते हैं भावातिरेक में, ठीक है, तो वहां पर जब शब्दों को बल दिया जाता है तो भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बता दूं कि जैसे आपसे किसी ने कहा कि आप वहां नहीं जा सकते, ठीक है, तो या आपसे किसी ने कहा कि आप वहां चलिए क्या, या आप वहां जाएंगे, तो आपने उत्तर दिया जी हाँ, जी हाँ मैं अवश्य जाऊंगा, जी हाँ मैं अवश्य जाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब आप ये भावातिरेक में इसमें बल दे रहे हैं जी हाँ, तो यहां पर अल्प विराम का जो है वो प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा अभिवादन करने पर, समापन करने पर, पता लिखते समय, दिनांक लिखते समय अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। पता लिखते समय, अभिवादन के समय, सेवा में जैसे लिख रहे हैं, ठीक है, अभिवादन के समय, समापन के समय, भवदीय, आपका प्रिय, फलाना, ढिमका, तो समापन के समय, ठीक है, पता लिखते समय, दिनांक लिखते समय भी जो है वो किसका, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ये ऐसे के ऐसे शब्द में भी दे देगा, वाक्य में वाक्य दे देगा और पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा जब हम किसी बात को उद्धरण चिन्ह क्या होता है, ये होता है, ठीक है, इसको उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह बोलते हैं। इसको डायरेक्ट पूछा जाता है उद्धरण चिन्ह क्या होता है, अवतरण चिन्ह क्या होता है, और उद्धरण चिन्ह को और क्या बोला जाता है, और अवतरण चिन्ह को और क्या बोला जाता है, तो ये इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी के द्वारा कही गई बात को जब लिखते हैं तो वहां पर उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। तो उद्धरण चिन्ह से पहले, जैसे मैंने अभी लिखा था, आपने ध्यान दिया होगा, तो रमेश ने कहा, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों ने क्या,
अल्प विराम का चिन्ह लगाया, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह से या अवतरण चिन्ह से पहले किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो भी आप लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये अल्प विराम के प्रयोग स्थल हैं, और एक दो जगह है, लेकिन खैर वो आपके रिलेटेड नहीं होगा, आप उसको ध्यान रखिएगा। जैसे मैं और बताऊं, जैसे आप दो सहचर शब्दों को, ठीक है, जैसे द्वंद्व समास वाले शब्दों को जब एक साथ लिखते हैं, सर्दी गर्मी, सुख दुख, दिन रात, इस प्रकार से जो शब्द आप एक साथ लिखते हैं, तो इनको, इन शब्दों के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से मेरी जितनी बातें दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूं, अगर उतना ही आपने आत्मसात कर लिया तो आपको इससे कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, इसका भरोसा रखिए, ठीक है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने बहुत सारी बातें बताई, आप इस वीडियो को फिर से देखिए और आप इसका नोट्स बनाते चलिए। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अर्ध विराम। आप देख रहे हैं अर्ध विराम। अब जब हम अल्प विराम से क्या कुछ देर अधिक रुकते हैं, ठीक है, अल्प विराम से कुछ देर अधिक रुकते हैं और पूर्ण विराम से कुछ देर कम रुकने के लिए, ठीक है। तो यहां पर आपको सीधा सीधा सेंटेंस पूछेगा, क्या पूछेगा, अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस मैं यहां पर आपको लिखूं, आलस्य मनुष्य का शत्रु है। अब यहां मैं थोड़ा देर के लिए रुका, तो यहां पर अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहें, ठीक है। तो यहां पर मैं किसका प्रयोग करूंगा, यहां पे अर्ध विराम का प्रयोग करूंगा। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, आजकल जो है इनका प्रयोग नहीं होता है, बहुत कम हो गया है। यहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग कर दे रहे हैं, ठीक है, बहुत जगह कर दे रहे हैं, तो वो आप उसको माइंड नहीं करिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तो ये याद रखिए कि अल्प विराम से अधिक देर और पूर्ण विराम से कम समय के रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे और एक दूसरा चीज याद रखिएगा, जो सेंटेंस किंतु, परंतु, क्योंकि, ये चीजें आप लिख लेना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि, इसलिए, तो भी, जैसे जो शब्द हैं, इन शब्दों से कोई वाक्य प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, ये शब्द कहीं पर वाक्य में आपको दिख रहे हैं, तो इससे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे राम नहीं आ रहा है क्योंकि वह बीमार है, अब यहां पर दोस्तों आपको मैं स्पष्ट समझा दूं, देखिए राम नहीं आ रहा है क्योंकि वह, अब क्योंकि से शुरू हुआ है तो यहां पर अर्ध विराम का ही प्रयोग करिएगा, ठीक है, चूंकि ये क्योंकि से शुरू हुआ है, ठीक। वह आता परंतु नहीं आ सका, तो यहाँ परंतु से पहले अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैं खाना खा कर आया हूं इसलिए मुझे भूख नहीं लग रही है, इसलिए से पहले अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। आया समझ में? तो ये दो प्रयोग स्थल अर्ध विराम के आपको याद
रखने हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह। अब ये प्रश्न सूचक चिन्ह मेरे ख्याल से जहां पर प्रश्नवाचक वाक्य हो, ठीक है, वहां जहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा किसी से प्रत्यक्ष प्रश्न किया जाएगा। अब आप यहाँ पर मैंने बता दिया हूं आपको, ये क्या, क्यों, कैसे, है ना, ये सारे जो शब्द हैं वो हमेशा के लिए ही प्रश्न, इसको देखते ही प्रश्नवाचक मत मारिएगा। आप समझिएगा कि इससे प्रश्न किया जा रहा है, प्रत्यक्ष प्रश्न किया जा रहा है, तभी मारिएगा। ठीक है, जैसे क्या वह पढ़ रहा है, ये प्रत्यक्ष प्रश्न है, क्या वह पढ़ रहा है। यहां पर आप पूर्ण विराम लगाइए, लेकिन यहां पर लिखें जैसे मैंने अभी बताया, क्या जाने कल क्या होगा, कल क्या होगा। अब यहाँ पर दो क्या आ गया, एक क्या आ गया, दूसरा क्या आ गया, लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा, क्या जाने कल क्या होगा, ले बताती ही है का हो ही, तो तुहर कर प्रश्न नहीं पूछे थे। यहाँ पर यह अप्रत्यक्ष प्रश्न है, और अप्रत्यक्ष प्रश्न में पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। जहाँ डायरेक्ट आपका क्वेश्चन होगा किसी से, वहां पर ही आप प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करिएगा। बहुत ढंग से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं, आगे प्रश्न को देखते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो जहां पर शोक, हर्ष, उल्लास, घृणा आदि का जो है बोध होता है, वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बहुत ढंग से इसको जानते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। जैसे छी छी अब्बड़ बसात है, अब्बड़ बसावत है, अब्बड़ बसावत, बहुत बदबू आ रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी हिंदी दोनों में ही विराम चिन्हों का प्रयोग सेम होगा मित्रों, इस बात को ध्यान रखेंगे। छी अब्बड़ बसात है, वो एकदम नाली मर गए रोगा मन है, गाड़ी देवत जाते नहीं माई लोग इनमन उसने। ठीक है, तो आश्चर्य है, शोक है, घृणा है, प्रेम है, जो भाव है, ठीक है, भय है, करुणा है, तो इन भावों के बाद जो है वो किसका, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं उप विराम पर मित्रों। ठीक है, तो जैसे हम लोग वाक्य लिखते हैं, जैसे कोई भी मूल बात को लिखने से पहले हम लोग उप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मूल बात को लिखने से पहले, मूल बात को लिखने से पहले अल्प विराम का प्रयोग, उप विराम का प्रयोग किया जाता है, मूल बात को लिखने से पहले। अब ये देखिए, मूल बात को लिखने से पहले मतलब जैसे एक वाक्य में यहां पर लिखता हूं आपको समझाने के लिए, इस विषय पर आपके सुझाव निम्नांकित हैं, इस विषय पर आपके सुझाव निम्नांकित हैं। अब यहाँ पर निम्नांकित है के बाद मैं क्या लगाऊंगा, उप विराम लगाऊंगा, और आपके सुझावों को 1 2 3 4 ऐसे करके लिखूंगा। याद आया, इससे पहले उप विराम पर चर्चा किए थे। जैसे मैंने बताया क्या बताया था, जैसे वेद 4 हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था वेद 4 हैं, है ना, तो वेद 4 हैं। ठीक है, अब ये 4 कौन कौन सा बताने से पहले मैं 1 2 3 लिखूंगा। ठीक है, जैसे सर्वनाम, जैसे संज्ञा 3 है, मूलतः संज्ञा कितनी है, 3 है, तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अब इसके बाद मुझे जब बताना है तो मैं यहाँ पर उप विराम चिन्ह का प्रयोग लिखूंगा, और उसके बाद बताऊंगा पहला, दूसरा और तीसरा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो इस प्रकार से उप विराम का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं निर्देशक चिन्ह।
निर्देशक चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए निर्देशक चिन्ह और एक होता है योजक चिन्ह, ये दोनों को आप ढंग से समझिएगा दोस्तों। योजक चिन्ह का प्रयोग मैंने बताया है कि द्वंद्व समास वाले जो शब्द हैं, ठीक है, द्वंद्व समास वाले जो शब्द हैं उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो एक ही शब्द को हम दो बार लिखते हैं, एक ही संज्ञा शब्दों को, वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक आर्थी सहचर शब्दों को दिन रात, रात दिन, इस प्रकार से जब लिखते हैं तो भी लाल पीला हरा नीला, तो भी जो है निर्देशक योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए निर्देशक चिन्ह को जब किसी की हमको उपयोगिता बतानी है या उसकी जो है समझ लीजिए परिभाषा देना है, ठीक है, उपयोगिता बतानी है या परिभाषा देनी है, तब जो है वो हम इसका प्रयोग करते हैं या वार्तालाप में करते हैं। पहला देखिए मैं बताते जा रहा हूं, उपयोगिता बतानी है, उपयोगिता। अब उपयोगिता कैसे बताएंगे मित्रों? तो यहां पर देखिए जैसे मैं अभी क्या चल रहा है, बारिश। अब बारिश के बारे में मुझे आपको इसकी उपयोगिता या इसके संबंध में कुछ बतानी है, तो मैं यहां पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, आज बहुत बारिश हुई है, ठीक है, आज बहुत बारिश हुई है। अब मैं लगाऊंगा निर्देशक चिन्ह। अब इसके बाद इसका क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, तो सभी नदी अल्पविराम, नाले अल्पविराम, तालाब आदि भर गए हैं। तो मैं इसकी उपयोगिता बता रहा हूं, आज बहुत बारिश हुई है, तो उससे क्या हुआ है, उससे सभी नदी नाले फुल भकाभक चलत, एक नंबर, पूरा उफान में आ गए, ठीक है, बाढ़ आए संभावना व्यक्त करे जाते। तो इस प्रकार से, ठीक। दूसरा मैंने कहा कि परिभाषा लिखते समय, परिभाषा जैसे लिखा था किसी भी चीज की, जैसे मैं यहाँ पर लिखा संज्ञा। अब संज्ञा की मुझे परिभाषा लिखनी है तो मैं निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करूंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो उसके बाद मैं परिभाषा लिखूंगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से परिभाषा लिखने के लिए भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, आपने उपन्यास पहले पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, जब कोई व्यक्ति उपन्यास में जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है, जैसे दो लोगों का वार्तालाप चलता है, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं क्या, रमेश, उपन्यास में ऐसे लिखा रहता है ना, ठीक है, यहाँ पर निर्देशक चिन्ह रमेश। अब यहाँ उपन्यास में रमेश का सेंटेंस लिखा जाता है, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, ठीक है। तो उपन्यास, रमेश ने कहा आज बहुत गर्मी है। अब यहाँ पर सुरेश का सेंटेंस मुझे लिखना है, सुरेश, सच में मैं पसीने से भीग गया हूँ, पसीने से भीग गया हूँ। आया समझ में? क्लियर है ये? ठीक है। फिर से रमेश, हाँ यार नहायक मन करा थे। सुरेश, तो चल न जाबो। रमेश, कहाँ जाबो? नदिया में, ढोड़का में। ठीक। तो इस प्रकार से जब हम किसी की वार्तालाप को लिखते हैं तो उसके बाद में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये है निर्देशक चिन्ह मित्रों। इसके बाद योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह के बारे में मैंने कई सारे तथ्य बताए हैं। जैसे जब हम लोग तुलना करते हैं, तुम सा, पहला तुलनात्मक, तुलना जब करते हैं, ठीक है, तुलना करते समय जैसे तुम सा सुंदर कोई नहीं, तुम सा सुंदर कोई नहीं, यहाँ पर सा, सी, से, इस प्रकार से जो है उसमें हम
योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। निर्देशक चिन्ह लंबा होता है, योजक चिन्ह उसका आधा होता है। ये निर्देशक चिन्ह है और ये योजक चिन्ह है, ठीक है। द्वंद्व समास वाले जितने भी उदाहरण हैं, द्वंद्व समास वाले, सब में हमको यही लिखना है, ठीक है। जैसे लाभ, लाभ हानि, लाभ हानि, सुख दुख, सुख दुख, ठीक इस प्रकार से आपको लिखना है। एक आर्थी सहचर शब्द दिन रात, ये द्वंद्व समास के भी उदाहरण बनते हैं। दिन रात, ठीक है ना। कल परसों, कल परसों, ठीक है। तो इस प्रकार से सहचर शब्दों के साथ भी लिखना है। शब्दों की द्विरुक्ति होने पर, जैसे घर, घर घर, नगर नगर, नगर नगर, गांव गांव, द्वार द्वार आदि, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब तुलना करते हैं तब द्वंद्व समास के जितने भी उदाहरण है वहां पर संज्ञा शब्दों की द्विरुक्ति होने पर सहचर शब्दों की, जैसे काला पीला, काला पीला, है ना, नीला हरा, ऐसे इस प्रकार से जो शब्द हैं, सहचर शब्द हैं, उनके साथ भी जो है वो हम किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह के संबंध में बता दिया गया है मित्रों, दो ही जगह जब शब्दों को छोटा किया जाता है तब लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित है, डॉक्टर है आदि अपने पद नाम जब लिखते हैं, MBBS, ठीक है, तो फलाना ढिमका कुछ भी लिखे, PhD, है ना, और BA MA जो लिखते हैं ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स है तो आप क्या लिखते हैं, BA, तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर शब्दों को छोटा करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। इसके संबंध में हमने चर्चा कर ली है। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, ये दोनों एक ही है दोस्तों। ये अवतरण चिन्ह को ही उद्धरण चिन्ह कहा जाता है, इसको अलग से देकर पूछ लिया गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। अवतरण चिन्ह को ही क्या कहते हैं हम, उद्धरण चिन्ह। और इसमें आपको ये पूछा जाएगा कि इकहरा उद्धरण चिन्ह कौन सा है और दोहरा उद्धरण चिन्ह कौन सा है। तो जहां पर एक आपको दिख रहा है इकहरा उद्धरण चिन्ह है और जहां पर डबल दिख रहा है ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है। अब देखिए इसका प्रयोग एकदम जबरदस्त तरीके से आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। पहला, ये दोहरा उद्धरण जो चिन्ह है, ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है दोस्तों, इसी को याद रखिए। बाकी सब जगह इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करिएगा। दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है, तो किसी के द्वारा किसी के द्वारा कही गई बात को हूबहू लिखने के लिए, किसी के द्वारा कही गई बात को हूबहू लिखने के लिए, हूबहू सेम टू सेम लिखने के लिए, हूबहू लिखते समय हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, चाहे कुछ भी हो। जैसे मैं एक आध आपको लिख के बताऊं, जैसे तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारी, जैसे देखिए तिलक ने कहा, तिलक कौन, बाल गंगाधर तिलक, तिलक ने कहा, ठीक है। अब यहां पर कहा के बाद अल्प विराम, तिलक ने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, उन्होंने जैसा कहा उसको वैसे का वैसा लिखे हैं, तो इसको हम किस में रखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं ना, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह में, ठीक है। तो केवल किसी के द्वारा कही गई बात को ही जब हम लोग कोड करके लिखेंगे, ठीक है, तभी हम लोग जो है वो डबल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और बाकी सभी जगह मतलब किसी के द्वारा लिखी गई कोई रचना है उसको बताना है, किसी शब्द को हाईलाइट करके बताना है कि गीता, जैसे एक शब्द लिखूं मैं, गीता भारत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, भारत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ठीक है। अब यहां पर मुझे गीता को हाईलाइट करना था, इसलिए मैंने इसमें सिंगल
जो है उद्धरण चिन्ह अवतरण इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया, अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया है। सभी जगह होगा, ऐसे ही ध्यान रखेंगे। जैसे और भी हम ले लें, जैसे किसी का नाम का जो शॉर्ट रूप लिखना रहता है मित्रों, जैसे रामधारी, ठीक है, रामधारी सिंह, आप जानते हैं रामधारी सिंह, ठीक है, रामधारी सिंह। अब यहाँ पर रामधारी सिंह इसका उपनाम भी है दिनकर, ठीक। तो ये दिनकर को जब हम लिखेंगे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की नई रचना है, इस प्रकार से इसको हम जो है वो किस में लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। चौथा, जितने भी मुहावरे हैं आप छत्तीसगढ़ी में देखोगे तो मुहावरे लोकोक्ति वगैरह हैं, ठीक है, जितने भी पहेली वगैरह हैं, लोकोक्ति है, मुहावरा है, इन सभी में इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारे बुक्स में जो है दोहरा उद्धरण चिन्ह मिलता है दोस्तों, जो व्याकरणिक दृष्टि से गलत है, इसको ध्यान रखने का, व्याकरणिक दृष्टि से पूरी तरह से गलत है दोस्तों, ठीक। तो इतने जगह आप ध्यान रखेंगे। पहला, सिर्फ किसी के द्वारा कही गई बात को हूबहू लिखते समय हम जो प्रयोग करेंगे वो दोहरा उद्धरण चिन्ह का, और बाकी सभी जगह इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोष्टक। अब ये कोष्टक आप जानते हैं मित्रों, कोष्टक का प्रयोग हम किसी अर्थ को बताने के लिए, उसका स्पष्टीकरण देने के लिए, और किसी वाक्य में हम इस कोष्टक को अगर प्रयोग कर लिए हैं तो दोबारा उसका दोबारा प्रयोग करते ही हैं इसका। लेकिन जैसे एक चीज है, यहाँ पर कोष्टक में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर फिर कोष्टक में कुछ लिखा हुआ है, और इनको पूरा को पूरा हमको ऐसे बताना है तो इसका प्रयोग किया जाएगा, और इसको अगर पूरा बताना है तो बड़े कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर ये मैथ्स में होता है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको बचपन से पढ़े हैं, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं नहीं बता रहा हूं। नेक्स्ट, त्रुटि पूरक हंस पद चिन्ह, मैंने बताया, ये देखिए ये है त्रुटि पूरक हंस पद, ये इसको कहते हैं त्रुटि पूरक हंस पद चिन्ह। जब हम कुछ लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे कोई वाक्य मैंने यहां पर लिखा है, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं, वह खाना खाकर पढ़ने के लिए विद्यालय गया, ठीक है, वह खाना खाकर पढ़ने के लिए विद्यालय गया। लेकिन मैं वो खाना खाकर जो है वो रात को मैं बात कर रहा हूं, रात को, ठीक है, वह रात में, ठीक है, रात में खाना खाकर पढ़ने के लिए विद्यालय गया। अब यहाँ पर मैं रात में लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी त्रुटिपूरक चिन्ह है। अगर मैं रात में बात कर रहा हूँ तो ऊपर मैं लिख देता हूँ, ऐसा चिन्ह बना देता हूँ। अब यहाँ पर मैं पूरा का पूरा सेंटेंस, वह रात में खाना खाकर पढ़ने के लिए विद्यालय, रात में कौन सा विद्यालय खुले रहता है, तो यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस लिखना चाह रहा था, वो छूट गया। तो इस प्रकार से चिन्ह मैं बना दूंगा, त्रुटिपूरक हंस पद चिन्ह। और यहाँ पर वह खाना, रात में खाना खाकर सो गया और सुबह उठकर पढ़ने के लिए गया। तो ये सेंटेंस जो बहुत ज्यादा आवश्यक था इस वाक्य के लिए, उसको मैं छोड़ दिया था, तो वो त्रुटि हो गई थी। तो उस त्रुटि को सुधारने के लिए मैं इस प्रकार का चिन्ह, ये चिन्ह लगाऊंगा या ये चिन्ह लगाऊंगा, दोनों को त्रुटिपूरक चिन्ह कहा जाता है या हंस पद चिन्ह कहा जाता है। तो इन दोनों को लगाकर जो वाक्य में लिखा जाना अनिवार्य था उसको मैं लिखता हूं, इसी को ही क्या कहते हैं, त्रुटिपूरक या हंस पद चिन्ह कहते हैं। मेरे ख्याल से आपका बहुत ढंग से जो है ये क्लियर हो गया होगा, और डाउट होगा तो आप पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें विवरण चिन्ह की। जब हमको किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके बारे में, जब हमको किसी पद की क्या करनी है, व्याख्या करनी है, ठीक है, या इसके बारे में हमको विस्तार पूर्वक कुछ बताना है, ठीक है, विस्तार पूर्वक इसके संबंध में हमको कुछ बात करनी है, तब हम जो है दोस्तों इसकी क्या करते हैं,
क्या करते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर विवरण चिन्ह की जगह निर्देशक चिन्ह का भी प्रयोग कर दिया जाता है मित्रों, प्रचलन में आ गया है, अब आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया था कि पद है, अब पद के बारे में मुझे कुछ विस्तार से लिखना है तो मैं वहां पर लिख दूंगा, ठीक है। जैसे और कोई भी चीज है, जैसे मुझे बताना है किसी जगह के बारे में या किसी स्थान के बारे में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, एक जगह का नाम लिख दूं मनोरा। अब इसके बारे में मुझे पूरा विस्तार से बताना है तो मैं यहाँ पर किसका प्रयोग करूंगा, इसका प्रयोग करूंगा, विवरण चिन्ह का प्रयोग करूंगा, ठीक है। जैसे मुझे किसी चीज की व्याख्या करनी है, ठीक, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, विवरण चिन्ह का प्रयोग करूंगा। जैसे मुझे किसी के जब हम लोग लेटर लिखते हैं सेवा में श्रीमान, तो जहां पर हम लिखते हैं द्वारा, ठीक है, तो द्वारा के आगे भी जो है वो विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे किसी लेटर में हम लोग लिखते हैं विषय, ठीक है, तो विषय के आगे भी विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, किसी संदर्भ में हमको विस्तृत रूप से उसकी जानकारी देनी है। जैसे मैंने लिख दिया मैन पार्ट, अब मैन पार्ट के संबंध में मुझे डिटेल से आपको बताना है, ठीक है, कि मैन पार्ट बहुत ही सुंदर जगह है, मैन पार्ट में ये है वो है, वहां पर तिब्बती लोग बसे हुए हैं, मिनी तिब्बत उसको कहा जाता है, इको पॉइंट, फिश पॉइंट, सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर मैं इसका विवरण दे रहा हूं तो यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग करूंगा। तो यहाँ पर व्याख्या करने के संबंध में, विस्तार के संबंध में ये थोड़ा सा निर्देशक चिन्ह से आपका जो है रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देके पूरा लेक्चर सुनेंगे फिर से तो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर मुझे व्याख्या करनी, विस्तार करनी है मैन पार्ट की, तो मैं विवरण चिन्ह का प्रयोग करूंगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे ढंग से आपका स्पष्ट हो गया है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुवृत्ति चिन्ह, अवतारक चिन्ह, इसको पुनरुक्ति चिन्ह, ये तीनों को याद रखेंगे। तीनों को ही परीक्षा में पूछा जा चुका है, तीनों को ही याद रखेंगे। अनुवृत्ति चिन्ह भी उसी को बोलते हैं, अवतारक चिन्ह भी बोलते हैं, पुनरुक्ति चिन्ह भी बोलते हैं। अब ये है क्या, ये है आपका ये चिन्ह, ये आप चिन्ह देख रहे हैं नीचे जो ऐसे लगता है। देखिए, हम जब किसी बात को बार बार लिखते हैं तो बार बार लिखने के बजाय हम क्या लगा देते हैं, जैसे मैंने आपके अब उदाहरण दिया था, जैसे ये है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, मैं सर्वनामों का जो है वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब मुझे बार बार वाचक सर्वनाम लिखना है तो मैं क्या लिखता हूं, जाति। अब यहां पर मैं इसी को, सेंटेंस को ही बराबर लिखना है बार बार, तो यहां पर मैं अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग करता हूं। ऐसे लिखा हुआ आप देखे होंगे, अनुवृत्ति चिन्ह, इसी को ही अवतारक चिन्ह कहते हैं, इसी को ही पुनरुक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे भाव, और यहां पर मैं अनुवृत्ति चिन्ह लगाऊंगा और ये लिख दूंगा पुनरुक्ति, फिर से वही चीज हो रहा है, अवतारक चिन्ह उसका अवतरण कर रहा है, अनुवृत्ति उसके बाद फिर से वही चीजें आ रही है। इसका जो अर्थ अलग है, अनु मतलब पीछे, वृत्ति मतलब आने वाला, ठीक है, बार बार आने वाला। वृत्त में क्या होता है, बार बार आता है, तो उसका अर्थ है वृत्ति मतलब उसका बार बार प्रयोग होना। तो ये वाचक सर्वनाम का बार बार प्रयोग हो रहा है तो मैं उसके स्थान पर इसके चिन्ह का प्रयोग करता हूँ। अवतारक चिन्ह, अवतारक मतलब ये जो है, ये जो शब्द है इसको बार बार इसका अवतरण हो रहा है, बार बार यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इसको अवतारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति, बार बार इन्हीं शब्दों का पुनः बार बार आना, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, अनुवृत्ति चिन्ह, अवतारक चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह। और ये जो बार बार आ रहा है, हम इस प्रकार से जो प्रयोग करते हैं इसी को ही अनुवृत्ति चिन्ह कहा जाता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए। मतलब किसी गद्य में या पद्य में कोई वाक्य जो है वो जब बार बार उसी वाक्य को रिपीट किया जाता है तो उसके स्थान पर जो है वो पुनरुक्ति चिन्ह, अनुवृत्ति चिन्ह या अवतारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लोप निर्देशक चिन्ह। मैंने बता दिया है, लोप निर्देशक चिन्ह जब किसी वाक्य में दोस्तों, वाक्य को संक्षेप में समाप्त करता हो, ठीक है, वाक्य को किसी वाक्य में किसी शब्द को छोड़ना हो, ठीक है, वाक्य में किसी शब्द को छोड़ना हो, ठीक है, किसी शब्द को छोड़ते समय इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, ठीक है, वह
अपनी अपनी प्रेमिका 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 से बहुत बहुत प्यार करता है, परंतु वह, अब यहाँ पर देखिए क्या चिन्ह आएगा, परंतु अर्धविराम, परंतु वह, अब यहाँ पर डैश 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 लोप निर्देश, परंतु वह एकदम डैश 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 गाली नहीं लिख सकस, है ना, ठीक है। वह बहुत ही घटिया है, वह किसी और से प्यार करती है, वह फलाना है, वह ढिंका है। तो आप जितना समझ सकते हो सब ये लोप निर्देशक चिन्ह में आ गया। क्लियर है दोस्तों? मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। समानता सूचक, अब ये बराबर का चिन्ह समानता का सूचक है। दो चीजें जो समान होती है उसके बीच में हम समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बराबर का बचपन से किए हो, इसलिए मैं इस पर अब नहीं जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। और मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें बहुत ढंग से और स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई हैं। और दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करेंगे, लाइक कर देंगे, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरी बात, क्या अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत ही शानदार सेशन रहा है, आप पूरा वीडियो देखिए, अब इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला विराम चिन्ह से संबंधित। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।